जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 9 आपका हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट है और चैनल पे आपको निबंध हमने करवाया है विद नोट्स के साथ, जो है बहुत अच्छे से पहले कराया था। लेकिन जो बड़े निबंध है जैसे कविता क्या है, संस्कृति सौंदर्य है, या जो भी हमने पहले करवाया था निबंध, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो मैंने अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में देखा, या नेट के पेपर की अब गहराई देखते जा रहे हैं तो बहुत ही बारीक से बारीक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ ले रहे हैं। ये जो हम निबंध कराएंगे बिल्कुल हमारी दृष्टि वही पैनी रहेगी कि कितनी बारीकी से जो है आपको इस निबंध के बारे में जानकारी दी जाए। और बहुत ही लेंदी ये निबंध है और इसमें बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। पढ़ने के दौरान हम बताते रहेंगे कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये भी है कि अभी प्रस्तावित एग्जाम आपका हरियाणा वाला जो था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो कैंसिल हो गया था। अभी वो 10 को फिर आ गया है, 10 अगस्त को। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 16 है लगभग, मुश्किल से 20-25 दिन है। तो जितनी चीज़ों को हम रिवाइज करा पाएंगे कोशिश करेंगे, अगर रेगुलर हो पाए तो ज़रूर करवाएंगे। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके चैनल पे आपके जो हिंदी से रिलेटेड प्रिपरेशन के वो डाले गए हैं। और इस समय प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दिया है, बिल्कुल ही बंद था आपने देखा है काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी जो है सक्रियता आप देखेंगे तो रहेगा। और ये जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध है, सबसे पहले आप ये समझिए, जो दूसरी परंपरा की खोज है उसमें ये संकलित है और इसका समय है 1982। ये जो निबंध नामवर सिंह जी ने लिखा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख के लिखा है। एक तरीके से डिफेंड मोड में लिखा है, रक्षात्मक स्थिति में, कि कैसे कोई व्यक्ति जो है किसी भी चीज पे वो लिखना शुरू करता है, इसके बाद फिर आप देखते हैं कि क्रम से उस चीज में लिखने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में आ जाते हैं। लेकिन जो मूल व्यक्तित्व जो किसी व्यक्ति का होता है, जिस विषय वस्तु को लेके केंद्र में लिखता है, समानता वही शैली और वही जो एक दृष्टिकोण है वो सब में दिखाई नहीं देता। जैसे इन्होंने कहा कि अशोक के फूल को लिखा गया, समानता आपके मन में आएगा कि अशोक का फूल क्यों लिखा हो गया होगा, कि जो हजारी प्रसाद जी वो प्रकृति प्रेमी रहेंगे, मन में यही आएगा। और मान लो स्टेटमेंट भी दे दिया कि जो अशोक का फूल है वो प्रकृति प्रेम की वजह से लिखा गया है। लेकिन फिर जैसे ही आप पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अशोक के फूल को उन्होंने जिस संस्कृति के लोग गाना गाते हैं अपने यहाँ पे, वो एक तरीके से आपकी संस्कृति में मिलावट है, वो अशुद्ध स्थिति में है और ये उसी पे कुठाराघात करने के लिए लिखे हैं। कोई इनका ऐसा नहीं है, को प्रकृति प्रेम पे आधारित लिखे हैं। तो इससे ये आपको लगता है ना कि इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत है, वरना अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ये प्रकृति प्रेम की वजह से लिखा है, या प्रकृति प्रेम नहीं तो पुष्प प्रेम की वजह से लिखे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत गहराई से देखने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो अशोक के फूल है केवल एक फूल की कहानी नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने पहले बताया कि इसमें काफी लोग आते हैं, लेकिन आप देखो कि इसमें पढ़ने वाले जितने भी लोग आते हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा गया है। एक मिनट।
यहाँ पे देखिए वो पेन नहीं चल रहा था। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जो अशोक के फूल है वो केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पहली दृष्टि में ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अशोक के फूल को पढ़ने की कोशिश की है तो इनकी दृष्टि में, नामवर सिंह की दृष्टि में, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने पहली प्रथमता उसको पढ़ने की कोशिश की है। और ये भी कहते हैं कि पहली बार उन्हें ही ये अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी अपनी है, बकुल की भी अपनी है। अब यहाँ पे देखिए आपसे एक क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्रम से जब स्मृतियों के बारे में कहा है तो एक एक फूल पे बात की है, एक पशु पे बात की है, एक पक्षी पे बात की है। इसके बाद इन्होंने आम पे बात की, बकुल पे बात की, चंपे की बात की। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। क्या अगर देखें तो सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए, तो सीधे सीधे कटाक्ष किया गया कि अशोक के फूल पर पहली बार समझ के लिखने का प्रयास तो किसने किया है? द्विवेदी जी ने किया है। लेकिन अभी क्या आप देखेंगे कि इस पे लिखने वाले, ललित लेख लिखने वाले तो कई लोग निकल के आ गए हैं। अब आगे देखिए, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। अशोक के फूल आज भी अपनी जगह, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जगह और कोई नहीं ले सका है उनके अलावा। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार किसका जिक्र किया गया है? कालिदास। ये कह रहे हैं कि जो कालिदास को प्रेम करने वाले हैं, उनके लेखों को प्रेम करने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला, बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है, क्योंकि कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्य उद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को ये अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और संदर्भ कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से ये बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। कह रहे कि ये बात, मतलब कालिदास के प्रेमियों को तो झटका लगा। दूसरी बात, भारत को महामानव सागर कहने वाले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। यानी कालिदास के बाद जो दूसरा जिक्र आया है, किसका आया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र आया है। और यही रविन्द्रनाथ ठाकुर लोगों को ये बताते आ रहे हैं कि जिसे हम कह रहे हैं कि ये हिंदू की रीति की नीति है। हमें यही नहीं पता कि ये हिंदू रीति नीति नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे जो आर्य आए, जो आर्यतर लोग आए, उनको मिलने से, जो सम्मिश्रण से मिलने से, उनके उपादान से, उनके योगदान से जो सम्मिश्रण है, वो हमारी हिंदू रीति नीति जाके बना है। आगे कहते हैं किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि ये मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? क्या ये मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? अब एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के दो वाक्य काफी हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अशोक के फूल के संबंध में कहा गया कि फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, और वो गहरी हो सकती है तो उसको एहसास कराने के लिए कौन से ऐसे दो वाक्य हैं जो काफी हैं? ये जो दो वाक्य काफी हैं उनमें है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति। इन्होंने कहा कि जो देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति है वो केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल को लिखा गया है। तो इन्होंने अभी साफ साफ बताया है कि आप ये देखो कि जो ये अशोक का फूल लिखा गया वो क्यों लिखा गया। मैंने आपसे यही शुरुआत में कहा कि आपको लगेगा प्रकृति प्रेम की वजह से लिखा गया, पुष्प प्रेम की वजह से लिखा गया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। इनको लगता है कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता किसके लिए लिखा गया? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल को लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं लिखा गया है। निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का ये अनूठा दस्तावेज है। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए। जैसे इन्होंने कहा कि अशोक के फूल पे लिखा गया, तो वो तो मान लो द्विवेदी जी ने पहला प्रयास किया होगा, सार्थक प्रयास, लेकिन फिर आपने देखा कि उसी में काफी लोग लिखने लगे। भले वो मूल चीज नहीं रहा कंटेंट, लेकिन ललित लेख लिखने वाले बहुत मिल गए। सेम चीज करें कि सामाजिक संस्कृति पे भी बात करें तो अब सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत हो गए, लेकिन इन्होंने स्पेशली किसको कुठाराघात किया, कटाक्ष किया है? हमारे यूनिट 10 में आप देखेंगे संस्कृति का 4 अध्याय दिनकर जी का लगा है, और उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी भारतीय संस्कृति को समझना है तो संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ के आप समझ सकते हैं।
इन्होंने कहा है अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति के दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। आप दिनकर जी देखो, दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है और एक विशाल ग्रंथ लिखा है। और उतना ही क्या, उन्होंने तो लिखा ही है, दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, अज्ञे का भी नाम मेंशन है, अज्ञे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। यानी जब संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने लिखा है तो अज्ञे जी कह रहे हैं दिनकर तो काव्य की पड़ताल में, दिनकर शुद्ध काव्य क्या होता उसकी खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की खोज में क्या किया उन्होंने, संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिस्र संस्कृति पर ही खोज में लगा था। अब मिस्र संस्कृति आपने देखा शुरुआत में ही बोला आर्य प्लस आर्येतर जाति, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामानव सागर के परिप्रेक्ष्य में जो बात कही थी कि हमारे यहाँ पे आर्य आए और आर्य से जो इतर जातियां थी, दोनों की जो सम्मिश्रण संस्कृति है वो हमारे सामने, जिसको हम विशुद्ध अपनी हिंदू रीति नीति कहते हैं, ये वही तो कह रहे हैं कि अज्ञे जी कह रहे हैं कि जो दिनकर है, दिनकर अपने काव्य में क्या खोज रहे हैं कि शुद्ध काव्य क्या होता है। और जब बात आती है हमारी संस्कृति की खोज की, तो दिनकर उनके आग्रह पे वो कहते हैं कि मिश्र संस्कृति, मिश्र संस्कृति यानी लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो दिनकर जी मिश्र संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करते हैं, उनकी संग्राहकता को नहीं, ये भी ध्यान रखना है, उनकी संग्राहकता को नहीं करते हैं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं। संस्कृतियां क्या होती है, प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्ध बनाती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। जो प्रक्रिया मिश्रण की है वो संग्राहकता का काम नहीं करती, वो अपने अनुभव को समृद्ध नहीं बनाती। लेकिन यहाँ पे नामवर सिंह जी कह रहे हैं कि ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए कि जो संस्कृतियां होती हैं वो प्रभाव ग्रहण करती हैं। और प्रभाव ग्रहण यानी प्रभाव मतलब आप देखो कि अपने आसपास जब किसी से किसी का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मतलब उस इम्पैक्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप समृद्ध हो रहे हो। लेकिन ये प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है, यानी जिस चीज के हिमायती दिनकर जी हैं, मिश्रण के, संग्राहकता के नहीं, उसको नामवर सिंह जी कह रहे हैं जो प्रक्रिया मिश्रण की होती है, मिश्रण कभी अपने अपने अनुभव को समृद्ध करने का काम नहीं करती। संस्कार का नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। ये मानना कठिन है कि संस्कृति की ये परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि मानना कठिन है कि संस्कृति की ये परिभाषा होती है, क्या ये बात दिनकर नहीं जानते? दिनकर को ये बात जरूर पता होगी, लेकिन उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता जान नहीं पड़ता जिसकी वकालत उन्होंने की है। तब क्या ये संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं था? तो इन्होंने कहा सिर्फ उन्होंने क्या किया, संस्कृति के हिमायती बने, वकालत किए, लेकिन एक जो दृष्टि होनी चाहिए देखने की, कल्चर को अपने, वो दृष्टि का उन्मेष उनके में भी नहीं था, दिनकर जी में भी नहीं था। और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये समझने की जरूरत है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अज्ञे, दिनकर और नामवर सिंह जी जो स्टैंड ले रहे हैं वो द्विवेदी जी के उसमें ले रहे हैं। और यहाँ पे दिनकर जी के संबंध में की संस्कृति के बारे में ये मिक्स संस्कृति की बात करते, मिक्स कल्चर की बात करते, संग्राहकता की बात नहीं करते। ये अज्ञे जी इनके बारे में कह रहे हैं कि अज्ञे कह रहे हैं कि ये तो काव्य की पड़ताल कर रहे थे, शुद्ध काव्य की खोज कर रहे थे, और संस्कृति में भी ये मिश्र संस्कृति की बात करते थे, संग्राहकता की बात नहीं करते थे। लेकिन ये स्पष्ट कर दे रहे कि जो संस्कृति का चिंतन करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, और संस्कृतियां जब प्रभाव ग्रहण करती, कोई भी चीज जब प्रभाव ग्रहण करता, अपने अनुभव को समृद्ध करता है, ये प्रक्रिया मिश्रण की नहीं होती। इसका मतलब दिनकर जी को ये नहीं पता था, इसका मतलब दिनकर के अंदर वो दृष्टि का उन्मेष नहीं था। ये पूरे पैरा में यही चीज है। अब आगे हम देखें, अभी वो मिश्र संस्कृति की बात चल रही है, वो आर्येतर रविन्द्रनाथ टैगोर से वही चीज चल रहा है। अब कह रहे इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग हैं। ये तो हम अज्ञे की बात करें, दिनकर की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर से उस चीज को आर्येतर से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से हम द्विवेदी जी को कितना अलग समझते हैं। इसका प्रमाण ये है कि स्वाधीनता प्राप्ति यानी आजादी के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का, ध्यान रखिए,
1947 आजादी के बाद से जब से राष्ट्रीय स्तर पे अनुमोदन हुआ, सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया सामाजिक संस्कृति पे। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील नहीं थे, यानी वकालत नहीं करते थे, मिक्स संस्कृति के हिमायती नहीं थे, और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाड़ी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्मन में उठी थी, और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार नहीं करेंगे। क्या चीज? इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार नहीं करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वो एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। यानी दिनकर जी के संदर्भ में तो ये बात कह दिया गया कि उनके अंदर जो है दृष्टि का उन्मेष नहीं था, लेकिन यहाँ पे द्विवेदी जी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि द्विवेदी जी के लिए वो एक अमूर्त बौद्धिक, अमूर्त मतलब जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कोई साकार रूप नहीं दे सकते हो, ये द्विवेदी जी के लिए ऐसा नहीं था। द्विवेदी जी के लिए वो अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं था, बल्कि उनके देखने की वो दृष्टि थी, उनके दृष्टि का उन्मेष था, पर दिनकर जी में वो चीज नहीं थी। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद में ये भी जोड़ देते हैं कि शुद्ध है। सब कुछ अविशुद्ध है लेकिन शुद्ध है। शुद्ध है तो क्या है? केवल मनुष्य की जिजीविषा। मनुष्य कुछ करने का आकांक्षी है, वो चीज अगर देखेंगे, वो जिजीविषा जो है, वो मनुष्य की जिजीविषा को आप देख सकते हैं, वो शुद्ध है, और चीजें नहीं है। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। कौन? मनुष्य। जैसे गंगा जो है अबाधित बिना रुके एक धारा में प्रवाहित, अनाहत धारा प्रवाहित करती है, और जो भी चीजें आती हैं उस बहाव में वो खींचे ले जाती है। मनुष्य की जिजीविषा भी बिल्कुल वही चीज है, उस अनाहत धारा में अपने आप में उस चीज को समेट लेती है और उतनी ही पवित्र बनी रहती है। तो अभी तक आपने क्या चीज देखा? आर्य आर्यतर से लेके जो बातें चल रही थी, कालिदास पे हुआ, फिर महामानव सागर के परिप्रेक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर को लेके हुआ, फिर दिनकर और अज्ञेय को इस बात पे लेके हुआ कि मिक्स संस्कृति की हिमायती अगर दिनकर जी हैं तो संग्राहकता के क्यों नहीं है, और अगर वो मिक्स संस्कृति के ही इतने हिमायती हैं, इसका मतलब उनके अंदर दृष्टि का उन्मेष नहीं है। और अगर द्विवेदी जी अमूर्त अवधारणा की बात करते हैं तो इनके अंदर दृष्टि का उन्मेष है, क्योंकि ये मनुष्य की जिजीविषा को सर्वोपरि मानते हैं। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको संस्कृति के संबंध में बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत बारीकी से ये पूरा समझ में आ जाए। मतलब ये ना हो कि जैसे पहले पढ़ाया है कि सिर्फ हमने पढ़ा दिया, अब की बार वैसा नहीं कर रहे हैं। आपको इसका क्रक्स क्या है आपको समझना है कि संस्कृति और सौंदर्य के बारे में क्यों इस तरीके से कहा गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पैरा चेंज होता है थोड़ा सा, संस्कृति के संबंध में थोड़ा सा आगे और भी है बस इसका। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल, अब देखिए मिश्र संस्कृति दिनकर ने अपनाया तो अज्ञेय जी ने उसको माना नहीं, तो कह रहे हैं कि इसका मतलब यही है। नामवर सिंह कहते हैं कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के तहत एक दृष्टा की तरह मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, मनुष्य की जीवन शक्ति जो है वो बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसका मतलब अज्ञेय सिर्फ संग्राहकता के हिमायती हैं, दिनकर सिर्फ मिश्र संस्कृति के हिमायती हैं, लेकिन इन सबसे अलग, जो सबसे अलग हटके द्विवेदी जी हैं, वो मनुष्य की जिजीविषा को सर्वोपरि मानते हैं, और मनुष्य की जो विराट जो जीवन शक्ति है वो बड़ी निर्मम, और सभ्यता और संस्कृति की जो वृथा मोह को रौदती चली आ रही है, संघर्षों से मनुष्य लड़ता आ रहा है, उसके जीवन में ग्रहण भी है। ग्रहण बोले तो संग्रह, कलेक्शन, और त्याग मतलब की चीजों को छोड़ देने की शक्ति, इन दोनों की हिमायती हैं, इसलिए सबसे अलग है। वो सिर्फ दिनकर के सिर्फ मिश्र संस्कृति की हिमायती नहीं है, या सिर्फ अज्ञेय कह रहे हैं कि अज्ञेय जहाँ संग्रहता की बात करें वो मिश्र संस्कृति की, ये बिल्कुल हटके बात कर रहे हैं कि जहाँ त्याग है तो त्याग के साथ वहां पे त्याग भी वो कर रहे हैं, ग्रहण की भी बात करें, संग्रहता की बात भी करें, त्याग की बात करें, और ये सिर्फ कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, उसकी जीवन शक्ति कर सकती है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पे जो हमारे अंदर आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो हमारे अंदर जड़िमा है, उसे हम किस प्रकार ध्वस्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि संस्कृति और कला के नाम पे जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार हम ध्वस्त कर सकते हैं।
इस दृश्य से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति, इस दृश्य से यदि दिनकर का जो मिश्र संस्कृति है वो एक राजनीति है, तो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं पाती। नामवर सिंह ने सीधे सीधे कहा, दिनकर मिश्र संस्कृति के हिमायती होकर वो भी राजनीति खेल रहे हैं, और आगे अगर संस्कार धर्मी संग्राहक की बात कर रहे हैं तो भी राजनीति से बचे नहीं है। जब वे कहते हैं संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। अज्ञे द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री, अब यहाँ पे हीरानंद शास्त्री का जिक्र आया है, अज्ञे द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रवृत्ति और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं कि अर्तक के भाव, अनुभूति और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का मतलब क्या निकलता है? इस विमर्श का निष्कर्ष ये कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामाजिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है, और इस क्षेत्र में वो भारत की कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पे ये चीज जो है क्लोज होता है। अब आगे करें, सवाल एक और भी है कि सभ्यता और संस्कृति दो चीजें हैं, सभ्यता और संस्कृति। सवाल ये भी है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से है? आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और पुरुषाही सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना आगे के लिए भी तो कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञे और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से है। शुद्ध होने से वो राजनीति मुक्त तो नहीं हो जाती। और द्विवेदी जी क्या है? द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का ये आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञे ने संकेत किया है, उनकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यानी कह रहे हैं संस्कार के नाम पे अज्ञे जी ने जिस तरफ संग्राहकता की तरफ ध्यान दिलाया है, प्रभाव संस्कृतियां जो है प्रभाव ग्रहण करती हैं, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित है। ये तो स्वयं अज्ञे भी नहीं मानते, स्वीकार करेंगे कि ये चीजें कि द्विवेदी जी परिचित हैं, अपरिचित हैं, फिर भी उन्हें ये देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को बाधा माना है। अब यहाँ पे एक जिक्र आता है लखनऊ विश्वविद्यालय का। ये कह रहे हैं, देखिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कह रहे हैं कि साहित्य के मर्म करके 1948 में जो है, हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म करके 1948, ये आपको ध्यान रखना है, 1948 लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक जो है, विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, वहां के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यान है। उन्होंने कहा कि व्याख्यान में उनका जोर इस बात पर है कि विवेक के परिष्करण यानी विवेक की शुद्धतम स्थिति के लिए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मानव स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है, और प्राचीन काल से वो संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृश्य देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे क्या रह गई, रूढ़ि मात्र रह गई। ऐसे संस्कार जब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खड़े नहीं उतरते, इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जातियों के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक 1948 में साहित्य का मर्म करके शीर्षक व्याख्यान हुआ था, और विवेक के परिष्करण के संबंध में कहते हैं जो संस्कार होता है, हमारे अंदर संस्कार क्या होते हैं? हमारे अंदर तो जन्म से ही एक संस्कार पहले से ही बीज बो दिए जाते हैं, और हर एक व्यक्ति मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य का स्वभाव है प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण। यानी आप ये देखो कि प्राचीन काल से कोई भी चीजें आपके घर में मान्यता है, उसको लोग चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस परंपरा को फॉलो अप करते हैं, अनुसरण करते हैं और बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं।
परंतु जब हमको लगता है कि यार इसकी उपयोगिता तो कम हो गई और हमें इसे छोड़ देना चाहिए, रूढ़ि मात्र रहेगी, लेकिन ऐसे संस्कार भी सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। तो ये जो कालगत संस्कार है जो पहले से आ रहे हैं, उन पे चर्चा करने के बाद वे देशगत जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं, जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। आपका जैसा संस्कार है उसी आधार पे आप सबको समझ रहे हैं, रूढ़िगत संस्कार है उसी को मान रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप व्यापक फलक पे समझने के लिए आपने अपने आप को बांध लिया है। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की ये भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। यानी संस्कार के उल्लेख मात्र, अगर आप संस्कार का बस उल्लेख कर दे रहे हैं कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, तो बस उसके उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में आप कल्चर के एरिया में आएंगे तो दृष्टिगत होने वाली जो संकीर्णता है, जो आपको व्यापक फलक पे सोचने नहीं देती है, वो संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। वर्जनशीलता नहीं, मनाही में होती है। ये वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत सी हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशीलता अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। मतलब आप ये समझो कि हमारे ये संस्कार हैं और ये संस्कार अच्छे या बुरे, हम एक रूढ़ी में बंधे होते हैं, हम जल्दी निकल नहीं पाते। हमारी संस्कृतियां भी उन्हीं से संचालित होती है और बहुत कम लोग हैं उस पर कुठाराघात कर पाते हैं कि उस रूढ़ी से बाहर निकलो, उस संकीर्णता से बाहर निकलो, व्यापक फलक पे सोचो। वो कालगत जो था, कालगत अगर देखे कि उस समय के लिए वो संस्कार अच्छे थे, लेकिन आज के समय में उससे आगे बढ़ो। लेकिन हमारी मानसिक जो एक संरचना है वो शुरुआत से ऐसी बना दी जाती है कि हम उसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते, और उसकी परिणति क्या, वर्जनशीलता में, मनाही में होता है। बहुत क्लेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका, अब यहाँ पे देखिए द्विवेदी जी के संबंध में कह रहे हैं कि बहुत क्लेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में द्विवेदी जी ने लिखा। तो इन्होंने कहा कि बहुत क्लेश होने पर हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में द्विवेदी जी ने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार विशेष का मद उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लेख से घोषित कर देते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा श्रद्धापरायण आलोचक हैं, श्रद्धापरायण आलोचक के बारे में ये कह रहे हैं कि आप उनको देखो। अब जो आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक हैं, तो जो चीज उन्हें नहीं वो लग रहा है, यूरोपियन मतवाद, यूरोपियन यानी जो चीज बाहर से आई, उन विचारों को धकिया देने के लिए किस चीज को सामने लाके प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए भारतीय आचार विशेष के कोई मत सामने रखेंगे कि ये चीज सही है, वो सही है, और फिर उनको लगेगा आत्मगौरव से, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये चीज रहा है। हमारे यहाँ इस रूपी में ये मानी गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार उपस्थित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार हुआ है जिसको कोट कर करके हर एक चीज को आप सही या गलत ठहरा देंगे, या दूसरे ये तो है ही नहीं, यह मत भी तो एक बात मान बैठे हैं, रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डालिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडितों की समझ का ये इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। खासकर इन्होंने चोट किस पे किया है, जो हमारे हर एक परंपरा के बड़े हिमायती होते हैं, जो कालगत दृश्य से देखा जाए जिसको बदलना चाहिए, लेकिन वो पहले वाली बातें लेके आएंगे कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसे होता था, वही सही होता था, वही चीजें हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को लेके चलेंगे। और कहते हैं कि पंडितों की समझ की ये इकहरापन, मतलब उनके बुद्धि में वो बात नहीं जा रही है, वो उनके समझ का इकहरापन है। द्विवेदी जी की दृष्टि में यही सबसे बड़ी बाधा है कि इनको इन चीजों से निकाला कैसे जाए। इस संकीर्ण इकहरेपन, ये मानसिकता क्या है, उनकी जो दृष्टि है ना उसको विस्तार नहीं दे रहा है, वो वहीं तक सीमित है और इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। इस संकीर्ण इकहरापन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। ये काम किसने किया है? पुनः सृजन का काम, नई दृश्य सोचने का काम, संस्कृति की विविधता से आपको मिलाने का काम, ये सब काम किया है द्विवेदी जी ने। इसीलिए तो कहा गया कि द्विवेदी जी कोई पुष्प प्रेम की वजह से अशोक के फूल नहीं लिखते हैं। भारतीय संस्कृति के तहत आर्येतर जाति यानी आर्य से इतर जातियों के अवदान का उल्लेखित चर्चा का कारण यही है। आर्येतर जातियां जो है उन्होंने भी बहुत ही योगदान दिया है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता जो अपने आप को कहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, जबकि एक समाज को बनाने के लिए बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन जो कहे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं कि आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को अगर ठोस लगता है द्विवेदी जी की इन बातों से तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो इन चीजों पे कुठाराघात करने के लिए ये चीज लिखे हैं।
वस्तुतः ये दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास, जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्दर्शन करता है, उसी पे कुठाराघात करने के लिए संस्कृति और सौंदर्य द्विवेदी जी ने लिखा है। तो पहले में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया मिश्र संस्कृति क्या होता है, और मिश्र संस्कृति की तुलना में अगर आप देखें कि त्याग और मनुष्य की जिजीविषा पे उन्होंने बात किया। दूसरे पैरा में इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ पे गड्डालिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया गया है। द्विवेदी जी अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो जो परंपरा के अनुसार जो संकीर्ण विचारधारा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है, वो उनका डटकर मुकाबला करते, विरोध करते हैं। इससे अगर किसी की इकहरी परंपरा की संकीर्णता को चोट लगता है तो लगने दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, प्रसंगवत द्विवेदी जी की इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती। इसका मतलब ये भी कह रहे हैं नामवर सिंह जी, देखो ये तो द्विवेदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा का प्रयास इस तरीके से कुछ नया करने का प्रयास पहले भी किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया? एक दशक पहले कह रहे हैं, करीबन 10 साल पहले, एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था। भारत व्याकुल मतलब बड़े भारत के बड़े हिमायती लोग, जिनके जवाब में कवि को, यानी किसके, प्रसाद जी को भी इसी तरीके से सामना करना पड़ा जैसे द्विवेदी जी को करना पड़ता है। फिर प्रसाद जी ने लोगों को जवाब देने के लिए क्या लिखा? उन्होंने लिखा काव्य कला और रहस्यवाद। काव्य कला लिखा और रहस्यवाद लिखा। ये निबंध उन्हीं को लिखने पड़े। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी, तो उन्हें काव्य और कला रहस्यवाद लिखना पड़ा। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक भारतीय, अभारतीय अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने भी लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से, अब देखिए प्रसाद जी ने क्या कहा, ये जो ज्यादा हिमायती लोग बनते हैं ना, कोई भी चीज गलत सही सबके हिमायती बन जाते हैं, दरअसल ये उनके विचारों की संकीर्णता का घोतक है। ये हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। ये संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में वो हमारे यहाँ पे नहीं है। मतलब ये चीज उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ वाले ना इतनी आसानी से किसी भी बात को समझने वाले नहीं है। ये गुंजाइश है कि यहाँ के बजाय अगर पाश्चात्य संस्कृति के हिमायती इस पर काम करना चाहे तो खुले दिल से करेंगे, वो संकीर्णता को त्याग देंगे। पर हमारे यहाँ वाले ना जो संकीर्णता है उसको पकड़े रहते हैं, वो इतने जल्दी मुक्त नहीं होते हैं। तो संभावना किसके लिए व्यक्त किया प्रसाद जी ने? वो काव्य और कला लिख के भले उस चीज को कह रहे हैं कि ठीक है मैं इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन जितनी संभावना मुझे लगती है इसका विवेचन जो भारतीय के बजाय पाश्चात्य वाले कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ वाले नहीं कर सकते। ये चीज प्रसाद जी स्वयं कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि एक दशक पहले जो द्विवेदी जी से पहले ये प्रयास काव्य और कला के माध्यम से प्रसाद जी ने किया और उनको भी सामना करना पड़ा। और प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारे भारतीयों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अपनी जड़ता से मुक्त हो नहीं पाएंगे, अपनी संकीर्णता से मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो परंपरा की दुहाई देंगे। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। मतलब अरस्तु से लेकर आप अरस्तु, प्लेटो, इन सबको, यानी प्लेटो को, अरस्तु को, सिकंदर को, सबको पढ़ते हैं, सुकरात को, तो कह रहे हैं कि उनके पास यानी जो पाश्चात्य वाले हैं, पश्चिम यानी वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर के हिमायती लोग, उन्हें कहना है कि जो अरस्तु है, अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक अगर देखें तो जो सौंदर्य की अनुभूति है, वो संबंधी जो विचारधारा है, उनका क्रम विन्यास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता है। उनके यहाँ पे जो सांस्कृतिक एकता वो अविच्छिन्न है, ये भी ध्यान रखना है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। यानी यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कह दिया कि उनके ही बस की बात है, हमारे यहाँ के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ वो अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी नहीं है, हमारे यहाँ भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य भी नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं, उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां हमारे भारतीय रंगस्थल पर अवतृण है और लोप होती आती हैं, चली जाती, लोप होती रही हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का उद्योग किया है। मतलब हमारे यहाँ पे ने हमारा कल्चर एक तरीके से सांस्कृतिक एकता में उस तरीके से बच पाया, न वैसा हमारी भाषा के साहित्य में सामंजस्य हो पाया, न हमारे यहाँ वाले जो संकीर्णता है उससे वो मुक्ति हो पाते हैं। ये सब काम हो सकता है कहाँ पे हो सकता है? पाश्चात्य साहित्य में। इसलिए वो कहते हैं कि ये सब काम करने का काम पाश्चात्य साहित्य वाले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एक दशक पहले प्रयास कर लिया और नामवर जी कह रहे हैं कि एक दशक के बाद द्विवेदी जी ने भी प्रयास कर लिया। बड़ी हिम्मत वाले लोग इस तरीके से बोल पाते हैं, वरना तो सब वही परंपरा की बातें करते हैं।
अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने क्या किया, काव्य और कला के बाद रहस्यवाद शीर्षक निबंध में भी सौंदर्य की अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। उन्हें पता था लाख कमियां हैं, लेकिन इंसान प्रयास तो करता है। बिना प्रयास किए कैसे आप जान सकते हैं कि आप सफल होंगे या विफल होंगे। इसलिए प्रसाद जी को सारी चीजें पता है कि हमारे यहाँ पे ये कमी है और हमारे वहाँ वाले इतने जल्दी एक्सेप्टेंस देने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रसाद जी ने काव्य और कला के माध्यम से वो प्रयास किया और जो बचा खुचा उन्होंने रहस्यवाद शीर्षक निबंध लिख के सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी कहाँ से होता है? इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से होता है, किंतु ये आर्य जन की वो परंपरा है जिसके प्रतिनिधि कौन है? जिसके प्रतिनिधि इंद्र है और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। कामायनी आप देखिए तो काम की यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें काम की अगर देखें ना तो पूर्ण स्वीकृति है। वो वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देते हैं। यानी वो अरुण, जहाँ पे वरुण अपने अधिनायकवादी तत्व में होते हैं, कह रहे हैं उनके होने वाली असुर परंपरा से सबसे हटके है। वहां पे विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व दिया जाता है और प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की और कहने की जरूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में जीवन में, यानी प्रसाद की दृष्टि में जीवन में इन्होंने कहा है, उन्होंने काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य माना, अथच काम में माना है। ये चीज आप कामायनी पढ़ेंगे, कामायनी के पूरे 15 सर्ग में आपने देखा है कि मनु और श्रद्धा से जिसे पूरे विश्व की एक सृष्टि का पूरा निर्माण होता और अंततः ये दर्शन आनंद पे जाके रुकता है, तो मतलब उन्होंने जीवन में काम को माना है। जैसे श्रद्धा और मनु के मिलने से काम वासना और फिर जीवन में संघर्ष होना, और जब सारी चीजें हो जाना फिर उन्होंने अंततः दिखाया है कि जीवन में आपको आनंद की उपलब्धि, चरम उपलब्धि कब होती है। इसका मतलब जीवन में इन्होंने काव्य कला के माध्यम से, रहस्यवाद के माध्यम से संकीर्णताओं पे कुठाराघात किया है, अच्छा प्रयास किया है और आनंदवादी परंपरा को रखा है, काम को पूर्णतः स्वीकार किया है। और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त ना होने का ये कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः ये वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि जो आर्यतर जातियां हैं उनको देते हैं। अब यहाँ पे एक है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क की बात की गई 1945 में। विचार और वितर्क में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध में कह रहे हैं, विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध में हमारी संस्कृति और साहित्य का निबंध, यानी विचार और वितर्क 1945 में संकलित इनके एक शुरुआती निबंध का नाम है हमारी संस्कृति और साहित्य। उसके संबंध में इन्होंने लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्कृत साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित, सांची, भरूच आदि में उत्कीर्ण जो वहाँ पे चित्र आपको देखने को मिलती हैं, काम भावना से एक मंडित और मूर्तियां मिलती हैं, वो सब आर्य से इतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। और अभिव्यक्ति का वेग है तो दूसरे में लालित्य, यानी एक तरफ आप एक मूर्ति को देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो कुछ कहने का प्रयास किया गया है, तो जैसे ही दूसरे में देखेंगे तो आपको लगेगा वो लालित्य, वो सौंदर्य बिखरा हुआ है, माधुर्य, व्यंजना की छटा है। देखने वाले उस दृश्य से भी देख सकते हैं कि काम भावना से परिपूर्ण इस अजंता की, लोरा की, यहाँ पे इनके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि अजंता में आप देख लो, सांची में, भरहुत में देख लो, तो आपको लगेगा कि ये चीज, ये अपने आप में मूर्ति क्या कह रही है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो हमारे आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक है वो मूर्तियां, और उस चीज को प्रसाद जी भी एक्सेप्ट करते हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजें, यानी महाभारत और कालिदास, उनके काव्य की तुलना करेंगे तो आपको दोनों चीजें अलग लगेंगी। एक में आपको लगेगा तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में आपको लगेगा कि कालिदास के लालित्य है, माधुर्य है, व्यंजना की छटा है। महाभारत में आपको आर्य उपादान ज्यादा लिखेगा कि वहां पे आर्यों ने ज्यादा योगदान दिया है, तो वही चीज आप कालिदास के काव्य में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आर्यतर लोगों ने ज्यादा उपादान किया, यानी उपादान यानी योगदान दिया है। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया, मतलब जिन्होंने भारतीय शिल्प शास्त्र को समझा है, पढ़ा है, आत्मसात किया है, वो जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान है, यानी आर्य से इतर उपादान है, और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। यानी जो आर्य से इतर जातियां थी जिन्होंने आके इतनी सारी चीजों को, हमारी संस्कृति को भी समृद्ध किया, लेकिन हम उनको, उनकी श्रेष्ठता को नहीं समझ पाते, सिर्फ आर्य की श्रेष्ठता को समझते हैं। इन्होंने कहा जिसने शिल्प शास्त्र का अध्ययन बारीकी से किया और जिनको सच में अनुशीलन किया और समझ में आता हो, उनको लगता है कि ये आर्यतर जातियां हमारे यहाँ पे हमारी कल्चर को समृद्ध करने में कितना बड़ा योगदान दी है। पता चला है कि सांची, भरूच आदि के जो चित्रकार होते थे वो यक्ष और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जातियां होती थी। क्या आपको ये पता है? ये कह रहे हैं कि पता ये चला है कि जो सांची है
और जो भरहुत है, ये स्तूप जो थे, यहाँ के जो चित्रकार होते थे वो यक्ष और नाग इनकी पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर कहां तक, असम तक फैली थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की। किसने कालिदास के बारे में बताया कि बहुत सारी चीजें ये जो प्रेमी जातियां थी इनसे ग्रहण किए, और जिनका पता आर्यों को नहीं था, मतलब इनके बारे में आर्यों को नहीं पता, मतलब आर्योत्तर को पता था, और आर्योत्तर से हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े महाकवियों ने उस चीज को लिया। फिर भी हम कहते हैं कि आर्य श्रेष्ठ है, आर्य श्रेष्ठ है, उनके उपादान को समझते हैं, आर्योत्तर को समझते ही नहीं है। इसका मतलब काव्य का अनुशीलन हमने ढंग से किया ही नहीं है। और कहते हैं कि बहुत सी बातें कालिदास आदि कवियों ने क्या किया है, इन्हीं आर्यतर जातियों से लिया, इन सौंदर्य प्रेमी, क्योंकि ये सौंदर्य के प्रेमी जाति हैं, तो इनके काव्य में भी वो सौंदर्य, वो लालित्य दिखता है, तो उनसे वो लिए हैं, जिनका पता आर्य को था ही नहीं। कामदेव और अप्सराएं उनकी देवी देवियां यानी देव देवियां हैं, सुंदरियों के पदाघात से, यानी जो सुंदरियां उनके पदाघात यानी पैरों से पददलित होकर अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्यान आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, तो किसका जिक्र आया है, भरत मुनि का भी जिक्र आया है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उनके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने जो है नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की है। किसने किया है, शुरू में एक कथा क्या बताया गया कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की है। ये किसने किया है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये चीज बताया गया कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत नहीं हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे, उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण आर्यतर अवदान की सूची में यदि कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी और आभीरों के आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर ना हो, आर्य से इतर ना हो। एक भक्ति काव्य को अगर आप छोड़ दो, यानी एक ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लो कि भक्ति काव्य को आपने छोड़ दिया, तो भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। यानी भक्ति काव्य में आप लीजिए तो भक्ति काव्य के उस पे आप देखें तो द्विवेदी जी और प्रसाद जी में हो सकता है मत एक हो, मत विभिन्नता हो, लेकिन अगर आपने भक्ति को छोड़ दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं बच रहा है जिसमें प्रसाद और द्विवेदी जी किसी भी तरह के कोई भी मुद्दे पे अलग हों। उनके विचार लगभग समान दृष्टि से हैं दोनों पे। अंतर केवल है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक सदस्य की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे कहते हैं वो विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान है। मतलब एक चीज में अंतर है कि प्रसाद जिसे कहते हैं कि ये आर्यों के एक समुदाय पूरा आया उसकी परंपरा है, तो द्विवेदी जी कहते हैं नहीं, ये विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान है और उसे हमें मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर भी एक बात में उभयत्र कॉमन है, समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी है सुंदर है वो आर्य नाम से प्रचारित मिथक से अलग है। इस मिथ की आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। यानी कह रहे हैं कि जब प्रसाद जी आनंद के रास्ते की बात करते हैं, अगर उसको आप भारतीयोचित विवेक में उस आदर्शवाद में अगर उसको परंपरा में सम्मिलित कर लेते हैं तो जो आदर्शवादी है उनके लिए ये चीज सहनीय नहीं होता। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज करता है। तो जीवन में यथार्थ वस्तु क्या है, आनंद है। और कामायनी में भी आप देखेंगे समरसतावाद या आनंदवाद के दर्शन के माध्यम से ही जीवन को संपूर्ण रूप में दिखाया गया है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य किस चीज की खोज में लगा है, जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर, आदर्शवाद ने क्या किया है, विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतक तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया, एक ही परंपरा और दूसरे के प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है,
थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा। सुंदर को ही लेकर ये सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति जो है वो सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। संस्कृति के संबंध में ये कहा जा रहा है कि प्रसाद ने कहा है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। संस्कृति क्या है? संस्कृति जो सौंदर्य बोध है, सौंदर्य का बोध होना, ज्ञान होना, उनके विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। ये आकस्मिक नहीं है। भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पे बड़ी नैतिकता की जो ध्वजा फहरा रहे, झंडा फहरा रहे हैं, वो प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति के सौंदर्य के बाद आज बात आती है नारी के सौंदर्य की, तो नारी सौंदर्य के सामने वो आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में, शुक्ल जी का आपने देखा है कि लोक मंगल के विस्तार में इवन वो तुलसीदास से बड़े प्रभावित थे। कबीर जी से उतने नहीं है क्योंकि तुलसीदास में उनको लोकवादी परंपरा दिखता है। वो लोक मंगलवाद से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो भरपूर जगह है। लेकिन जैसे ही छायावादियों की बात आए, छायावादियों को कौन कहे कि जो स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है। शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे? स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है उनके पास, लेकिन छायावादियों की कौन कहे? स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों की नारी सौंदर्य भी ग्रह नहीं है उन्हें। आनंद और माधुरी की लोक मंगल की सिद्धावस्था को गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वाग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने कौन सा लिखा? अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में जो लिखा था, उसमें साथ ही और प्राचीन भारतीय का कला विन्यास करके ये भी 40 में आया, ये पुस्तक लिखी। तो क्या इन पूर्वाग्रहों का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पे हिंदी साहित्य की भूमिका, साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास 1940 लिखा, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका क्यों लिखा, प्राचीन भारत का कला विन्यास 40 में क्यों लिखा, बाद में वो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से क्यों छपा, प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने शुरुआत में यह स्पष्ट कर दिया है कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। एक विलासिता और एक कलात्मक विलासिता, वो दोनों एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता जो होती है उसमें केवल भूख रहता है। नंगी बुभुक्षा, बुभुक्षा यानी भूख लगना, तो कह रहे थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है। नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग में सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग चाहिए, भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। यानी जब कलात्मक विलासिता संयम की बात आती है तो कलात्मक विलासिता थोथी विलासिता नहीं, वो केवल भूख के लिए नहीं है, वो आपके अंदर त्याग की बात करता है, भोग की बात करता है, ऐश्वर्य की बात करता है, समृद्धि की, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर या आपकी वो जो दिव्य दृष्टि हो उसमें सौंदर्य और सुकुमारता, वो देखने की क्षमता, वो पौरुष होना चाहिए। परंतु इतना ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वो पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थ को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुका हो। इस जात की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी ही उदार होनी चाहिए, और उसमें एक ऐसा कौलीन गर्भ होना चाहिए जो आत्म मर्यादा की समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो, और इनके अलावा जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त ना कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वो विलासी भले ही हो ले, पर वो कलात्मक विलास उसके भाग में नहीं बना होता। यानी एक तरीके से इन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो जाति सुंदर की रक्षा नहीं करती, सुंदर का अर्थ नहीं समझती, अभिप्राय नहीं समझती, सम्मान करना नहीं जानती, वो विलासी भले हो सकता है, विलासी हो सकता है, लेकिन जो कलात्मक विलास होता है ना, कलात्मक विलास के बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो संक्षेप में उस सौंदर्य बोध की संस्कृति जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण
कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा में, चारूचंद्र लेख में, पुनर्नवा या रामदास का पोथा, ये इनके द्वारा रचित सब उपन्यास है। जैसे सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य को अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट किया गया है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित किए गए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्याभिज्ञान ही नहीं है, यानी शास्त्र का उन्होंने हवाला नहीं दिया है। एक अनुभूति होता है, एक शास्त्रीय ज्ञान होता है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने शास्त्रीय प्रत्याभिज्ञान ही उपस्थित किया, बल्कि उनमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्येकता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ है। यानी यहाँ पे नामवर सिंह जी ने स्पष्टता ये कह दिया है, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, हमारी संस्कृति को लेकर हो, कि त्याग और जो है एक्सेप्टेंस यानी संघाता और त्याग को लेके कैसे, या मनुष्य की जिज्ञासा की लेके बात हो जाए, या यहाँ पे इन्होंने कहा कि सौंदर्य को देखने की जो दृष्टि होनी चाहिए उसको लेके हो जाए, और जितने भी लोग एक हरेपन दृष्टि को रखते, बड़ी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, उनके कुठाराघात की बात हो जाए, ये सारी दृष्टि से जो अशोक के फूल लिखे गए वो द्विवेदी जी ही लिख सकते हैं। इनके अलावा थोड़ा बहुत प्रयास किया था आचार्य प्रसाद जी ने, वो भी उस तरीके से नहीं किया था। इसलिए नामवर सिंह जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसी चीज पे विचार कर रहा हूँ, और ये सब थोड़ी शास्त्रीय ज्ञान की चीजें नहीं है, वो एक व्यक्ति के सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्यग्रता है, वो आपको यहाँ पे दिखता है। और लोग तो थोथी ज्ञान शास्त्रीय पंडित के रूप में आके आपके सामने बात सकते हैं, लेकिन इसकी समझने की बात है, वो समझ इन्होंने द्विवेदी जी ने पैदा की। इसलिए नामवर सिंह जी यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं कि ललित लेख लिखने वाले मिल जाएंगे, फूलों पे वर्णन बहुत करने वाले मिल जाएंगे, पर ये समझ कौन देगा? ये समझ तो सिर्फ और सिर्फ द्विवेदी जी के अंदर है। तो ये बहुत ही गहरा निबंध है। मतलब मैंने भी इतनी बार पढ़ा तब मुझे जाके समझ में आया कि मतलब इस तरीके से, इतनी गहराई से इस निबंध को समझा जा सकता है। अभी 1 घंटे लगभग हो जा रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक पार्ट और लाना चाहिए, है ना, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि 33 पेज है ना, इसमें काफी है अभी, फिर निबंध जो है काफी बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, करा देते हैं, 1.5 घंटे का हो जाएगा। अब देखिए, उसी सौंदर्य बोध को इन्होंने सामंती संस्कृति के पर्याय समझ लेने के भ्रम को ना हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेघदूत एक पुरानी कहानी की बात करें, 1957 से पूर्व जो है, मेघ के पुष्पलाभी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की एक व्याख्या है। उनकी व्याख्या का एक अंश यहाँ पे दिया गया है। कहते हैं कि जो संपत्ति होता है, जो परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती, और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, मतलब ये समझिए कि आपने पैसा कमाया, परिश्रम नहीं किया, जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदला, वो केवल कुत्सित रुचि का प्रश्रय देती है, वो आपके इंटरेस्ट को नहीं शो करती है। सात्विक सौंदर्य किसी के अंदर, जो आप ये कहते हैं कि एक सौंदर्य है कि आप सज धज के आगे, मतलब आपने बाहर रूप से एक अपना आवरण रख लिया कि हम सुंदर हैं, और जो एक मन का सुंदरता है, तो एक आप अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया इन्होंने स्त्रियों के संबंध में सौंदर्य को बहुत अच्छे से वो किया है कि अगर आपने मेहनत से सफलता नहीं हासिल की है तो वो मजा नहीं आएगा, वो सौंदर्य, वो लालित्य नहीं आएगा जो आपने पसीना बहा बहा के जब अर्जित किया, जो खुशी आपको मिलेगी वो बात। तो यहाँ पे इन्होंने मेघदूत एक पुरानी कहानी में सौंदर्य के संबंध में बहुत अच्छा एक व्याख्या का अंश यहाँ पे दिया है कि देखिए, अगर संपत्ति परिश्रम से आप नहीं अर्जित करते हो, और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य जो है उसका रक्त पसीने में नहीं बदलता, वो केवल कुत्सित रुचि का प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य क्या है? सात्विक सौंदर्य वहां होता है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, और नित्य समस्त विकारों को, जो मन के विकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, मतलब जितने भी आपके अंदर मनोविकार हो सकते हैं, क्योंकि आपने शुक्ल जी का देखा है निबंध, उन्होंने मन के विकारों पे लिखा है। तो जैसे जैसे आप करते रहते हैं, अपने आप को घिसते रहते, गिरते रहते, समस्त विकार आपके वो धोते रहते हैं, और वो पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है, वहां कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में ये पावनकारी तत्व नहीं है, उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रहेगी। किसके अंदर नहीं रहेगी? विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में। जो विदिशा के प्रच्छन्न विलासी, उनके अंदर ये पावनकारी तत्व तो नहीं है, तो फिर है किसके अंदर? कह रहे इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना,
आगे बढ़ना, यानी आप भी, इन्होंने कहा ना कि जीवटता होनी चाहिए, मनुष्य को सृजनशील होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि विश्राम करना, ठहर जाना, फिर आगे बढ़ना। क्योंकि आप देखो कि अगर विदिशा के प्रचंड विलासियों में वो सुंदरता नहीं है, तो चारुता वो लालित्य किसमें है? वो लालित्य किसमें है? कहते हैं क्योंकि प्रातःकालीन निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। कब दिखेगी? सुबह के समय निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुम जाओगे तो मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वो क्या है? वहां सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम क्या देखोगे? जो निचली पहाड़ी है वहां पे श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा। अब देखिए, एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नारियां हैं जो खूब साल सज्जा दज्जा करके बाहर सौंदर्य के साथ आई हैं। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सौंदर्य नहीं है। आप निचली घाटी में या जहाँ पे भी बता रहे हैं, या आप मतलब आप ये देखो कि कोई भी बहुत श्रमणशील जो है, कोई भी लेडी है वो काम कर रही है और पसीने से बिल्कुल वो लथपथ है, फिर भी अपने काम में मग्न है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। कह रहे हैं कि सुबह के समय आप जाओ निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द, तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखेगी। वहां सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुमको देखेंगे श्रम यानी परिश्रम से जल बिंदुओं स्नात, यानी उनपे पसीने की बूंदें, उन नारियों की दिव्य शोभा तुम देखना, देख पाओगे उनके अंदर सुंदरता। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे। किसने लगा रखे हैं? नागरिक आएंगे, आनंद खुशबू सब लेंगे, विलास करेंगे, लेकिन उसको लगाया किसने है? जैसे मजदूरी और प्रेम में आप देखते हो कि मजदूरी और प्रेम में भी कि जो वो क्या नाम है, किसान है, हवनशाला उसका वो है और वहां से अन्न उपजाता है। तो करने वाला कौन है? करने वाला बहुत बड़ा है, उसको भोगने वाले से ज्यादा करने वाला बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि तुम जाओ, और नागरिकों के लिए आनंद और विलास के लिए किसानों ने क्या किया? कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। और सुबह के समय तुम जाना, वहां पे जो कृषक वधुएं हैं, यानी कृषक के घर की जो पत्नियां हैं, बधुएं हैं, बहुएं हैं, उनको देखना, वो फूल चुनने के लिए इस पुष्प उद्यान में आती हैं सुबह सुबह। और उसमें आप देखोगे तो जो पुष्प उद्यान में वो सभी आती हैं, तो उस प्रदेश में इन्हें क्या कहते हैं? वो पुष्पलाभी हैं। वो क्या है? पुष्पलाभी हैं। पुष्पलाभी अर्थात वो कौन सी हैं? लेडीज फूल चुनने वाली हैं। ये पुष्पलाभियां घर का काम काज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और ये मध्याह्न तक यानी दोपहर तक फूल चुनती रहती हैं पुष्पलाभियां। और सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है। सोचिए, तपती धूप में वो सुंदरियां, वो जो श्रम स्नात जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें समानता कोई टिक नहीं सकता। और वो मध्याह्न तक फूल चुन रही है। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो रहा है, उनके गंड स्थल से पसीने की धारा बह चलती है, और श्वेत धारा व पसीने के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठते हैं। और दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। यानी सात्विक सौंदर्य के दर्शन अगर मजदूरी और प्रेम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे किसानों के तहत उन मालियों, जो माली हैं, जो फूल को पुष्प उद्यान में अपने को सिंचित कर रहे हैं, अपने रक्त से चीजों को सिंचित कर रहे हैं, या ये जो श्रम जल स्नात नारियां हैं, जो पुष्पलाभियां हैं, जो जिनपे सूर्य की तेज गर्मी पड़ रही है, वो पसीने से लथपथ है, लेकिन अपने कमाने खाने के लिए वो चीजें निकाल लेती हैं, और वास्तव में वही जो है श्रम कर रही हैं। उनका जो सौंदर्य वो सात्विक सौंदर्य है, वो सुंदरता मन की सुंदरता है, वो बाहर से सौंदर्य नहीं है। और दिन भर की तपस्या के बाद भी इतना कमा लेती कि उनकी जीवन यात्रा चल सके। उनके दीप्त मुखमंडल की शालीनता को तुम देखना, उनकी तेज को देखना, उनकी प्रभा को देखना, उनकी भूभृंग विलास से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन करना और उत्फुल्ल हो जाना। तुम्हारे अधरों पे, तुम्हारे ओठों पे स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा, उनको देख के मन में पवित्र भाव आएगा। तुम समझ सकोगे शुचि स्मिता क्या होता है, पवित्रता क्या होता है। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी के उद्यान और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहां तो तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। बहुत बड़ी बात है, वहां तो तुम संचय का विकार देखोगे। जिसने कुछ कर दिया उसका लोग एक तरीके से सिर्फ उसका, उन चीजों का एक तरीके से वो करने आ रहे हैं, मतलब कि उपभोग करने आ रहे हैं, और उसका सृजन करता बहुत बड़ी बात है। और वो आत्मदान, अपने आप को खपा देने वाला जो आत्मदान है, वो तो तुम इन स्त्रियों में देखोगे, इनके सौंदर्य में देखोगे, इनके परिश्रम में देखोगे। ये है आत्मदान का सहज रूप, इसलिए आत्मदान ज्यादा बड़ा है। जिन्होंने सौंदर्य के बारे में बहुत अच्छा बताया है। और पुष्पलाभियों के संबंध में कहा है कि जो पुष्पलाभियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पुष्प उद्यान में आएंगी, वो जो श्रम जल स्नात सौंदर्य
ये कालिदास का नहीं है, ये द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से ये क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता है। संस्कृति को भी संस्कार देने वाली ये एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की। अब देखिए ये निराला का जिक्र किया गया कि निराला की जब कहते हैं श्याम तन भरा बधा यवन वाली, वो तोड़ती पत्थर। अब समझ में आया कि इन्होंने द्विवेदी जी ने इन श्रम जल स्नात जो स्त्रियां उनको सौंदर्य की देवी क्यों कहा है, क्योंकि ये वास्तव में परिश्रम कर रही हैं। इनके सौंदर्य को देख के आपको अभिभूत होना चाहिए। जो निराला जी ने एक समय इलाहाबाद के पथ पे उस तोड़ती पत्थर, उस धूप में उस लड़की के मतलब एक तरीके से यवन भरा पूरा है और वो मतलब परिश्रम पे परिश्रम किए जा रही है। वो जो जीवटता दिखता है निराला जी, तब वो तोड़ती पत्थर में उस लड़की के सौंदर्य की कल्पना करते हैं कि वो उसके अंदर जो सौंदर्य है वो सारी जो बाहर सौंदर्य उनके सामने है और ये श्याम तन भरा बधा यवन उसके अंदर, और वही चीज पुष्पलाभियों के संबंध में द्विवेदी जी कहते हैं। इसलिए बड़ा तुलनात्मक यहाँ पे चाहे अज्ञे और दिनकर को लेके है, कालिदास से द्विवेदी जी की तुलना के संबंध में है, निराला से तुलना इनके बारे में सौंदर्य को किया गया। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जो है इस निबंध को लिखा। मैंने भी पहले इतनी गहराई से नहीं पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा वापस से तो मुझे लगा कि सौंदर्य बोध की इस जो सूक्ष्म दृष्टि है, तभी नामोर जी कह रहे हैं कि इस तरीके से देखने की कोशिश किसी ने नहीं की जिस तरीके से इन्होंने की। प्रसाद जी ने काव्य कला और रहस्यवाद में किया, एक सीमा तक करके वो रुक गए। तो सौंदर्य बोध मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे कहते हैं इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, बहुत लोग उनके शांति निकेतन की देन बतलाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि शांति निकेतन में चारों ओर, हाँ, तो जो लोग द्विवेदी जी का जो सौंदर्य संस्कार है, तो कह रहे हैं कि नामोर जी कह रहे हैं कि अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि द्विवेदी जी के जो सौंदर्य संस्कार है वो रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन है, इसलिए वो इतना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। तो नामोर जी कह रहे हैं ये आधी बात है। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है कि वहाँ जीवन में संगीत होता था, संगीत जीवन का अविच्छिन्न अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम करी थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना खुद का लोक संस्कार था। सौंदर्य खुद बिखरा हो, लेकिन आप जब सौंदर्य को आत्मसात नहीं करेंगे, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है चीजों को आत्मसात करने की, तो कैसे आप सौंदर्य को आत्मसात कर लेंगे? उसके लिए आपके अंदर वो सहृदय जो सहज स्थिति वो विद्यमान होना चाहिए ना। एक ही गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो सौंदर्य तो बिखरा पड़ा है, तो फिर वो द्विवेदी जी में ही क्यों आ रहा है और लोगों में नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने अपने जो एक कपाट है, आपने ज्ञानेंद्रियों के सारे इंद्रियों को खोल रखा, उसके आत्मसात, उसको निमंत्रित कर रहे हैं, उसको आत्मसात करे, वो चीजें होनी चाहिए। और वो द्विवेदी जी में था, इसलिए कहते हैं कि वो उनका खुद का लोक संस्कार था। आप ही नहीं कह सकते कि पूरा से आप शांति निकेतन को दे दे, वातावरण का साथ का असर पड़ता, लेकिन खुद के अंदर जो जीवटता विद्यमान है उससे हम मनाही थोड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रभा 1959 में संकलित जनता का अंतः स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जनता का अंतः स्पंदन शीर्षक लेख जो है उसके बारे में इन्होंने कहा है, निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसे प्रयत्न होने चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राही का संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे। ये कह रहे हैं कि निबंध पढ़ के कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा अगर आपके अंदर सौंदर्य देखने की दृष्टि नहीं आएगी। निबंध इसी चिंता से शुरू होता है कि कुछ तो ऐसा प्रयास होना चाहिए कि इस वंचित जनता, ये जो जनता है, जो समाज इस सौंदर्य को देख नहीं पा रहा है, उसके अंदर भीतर रसग्राही का संवेदना उत्पन्न हो, वो भी सुंदर का सम्मान करे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। वरना हम क्यों संस्कृति और सौंदर्य पढ़ाएं, और यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों को भी क्यों संस्कृति और सौंदर्य पढ़ाएं? अगर उनके अंदर है, वो सौंदर्य को देख सकते हैं, वो विलासिता सौंदर्य को और जो वास्तव में सौंदर्य उनको समझ सकते हैं। कहते हैं कि एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वो वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, वो है, हमारे अंदर कुछ चीजें हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान गया नहीं है। उस पर ध्यान दिलाने के लिए ऐसे निबंध लिखे जा रहे हैं। उपयुक्त उद्दीपक के अभाव, उद्दीपक क्या है? जब कब आपको कोई वातावरण नहीं मिले तब तक आप वो चीजें प्रज्वलित नहीं, उद्दीप्त नहीं होती है। कहते उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वो स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है।
जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता, वो सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। अच्छा, ये भी बात है। सौंदर्य तो अभी आप तभी देखोगे जब आपका पेट भरा हो। साहित्य में कुछ सृजनशील करने की पेट भरा होना चाहिए पहले। तो एक तो समस्या हमारे यहाँ ये भी है कि जिस जनता का पेट ही नहीं भरा है, जिस जनता को आप कैसे उसकी बुभुक्षा को, उसकी पूर्ति को कोई साधन नहीं है, वो सौंदर्य क्या देखेगा। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं। वे अनुभव करते कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता, वो सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती, भूखे भजन न होई गोपाला। किंतु इसके साथ ही ये भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वो ये भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। आप सुंदरता को समझ ही नहीं रहे हैं, तो बड़े चीज के लिए अपने आप को खपा देने के बारे में भी, आपके बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं होगी। वो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। वो बड़ी चीज के लिए कुछ अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर नहीं हो पाती। अस्पष्टता ये दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है। क्योंकि वहां ये समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतः स्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में क्षय करते। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वो सिर्फ जीना नहीं चाहती, बल्कि वो सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की जरूरत नहीं कि आज से अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का ये बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं। सौंदर्य एक्स्ट्रा है, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ क्या है? उनके अतिरिक्त का अर्थ है जो आनंद वर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। आनंद वर्धन, भारतीय काव्यशास्त्र में आप आनंद वर्धन को पढ़ेंगे। कहते हैं उनके लावण्य में जो है वो किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयव में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और भी उन अवयव को छोड़कर नहीं रह सकते। सो सौंदर्य रूप नहीं है। जब हम कहते हैं कि सौंदर्य, किसी के सौंदर्य को देखिए कि वो सुंदर है बाह्य आकृति से, उसकी जो उपस्थिति है, आप उसके जो एक कह सकते हैं कि चाम का एक आवरण है, उसको आप सौंदर्य कहते हैं। उसके अंदर तक झांक के नहीं। तब तो वो जो इनके बारे में बोला गया कि श्रम जल स्नात जो नारियां हैं वो तो बहुत गरीब घर की होंगी, वो बहुत सुंदर नहीं होंगी। वो पसीने से बिल्कुल उनके जिस तरीके से रूप के बारे में कहा गया तो वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है। और उनके मन के भाव को देखो, उस सौंदर्य के आगे तो सारी सौंदर्य जो बाहर सौंदर्य वो तो है। इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। मतलब एक तरफ तो आप आकर्षित होते हैं रूप को देख के, लेकिन आप रूप पे ही मत जाके टिको, थोड़ा अंदर जाओ, गहराई में जाओ, रूप के एक कदम आगे जाओ तो मन के सौंदर्य को अगर आपने भापा तो रूप प्लस मन के जो सौंदर्य का एक आपको सामने वो चित्रण दिखेगा, वो अपने आप में संपूर्ण साकार रूप में होगा। वो सौंदर्य होगा, वो अतिरिक्त सौंदर्य होगा, क्योंकि उसमें कर्मठता भी है। तो बाह्य और प्लस आंतरिक दोनों चीजों का सौंदर्य विद्यमान है। तो ये चीज करें कि सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वो दृष्टा वे कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं। वो कहते हैं हमने कुछ नहीं जीवन में किया, बहुत अच्छा किया। ये गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही तो जीवन का रूप है। आपने कुछ नहीं किया, आप एक्टिव नहीं है। एक नदी है और नदी को ये है कि वो लगातार प्रवाहमान है, वो रुक गया तो सड़ गया। जीवन भी तो सुंदर है, क्रियाशील है। अगर आप एक्टिव नहीं रहे, क्रियाशील नहीं रहे और क्रियाशीलता ही नहीं रहा तो आप तो एक तरीके से जीवन होते हुए भी आप मूड रुक रहे हैं, मतलब मुर्दा है एक तरीके से, जीवंतता ही नहीं है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का कहते हैं कि सौंदर्य टिक नहीं सकता। सौंदर्य आपको वहीं दिखेगा जहां एक्टिविटी दिखेगी, क्रियाशीलता दिखेगी। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज, जो इस भाव से चलता है, जो समाज जो क्रिएटिविटी को लेकर चलता है, अपने आप को खपा देने की भावना से चलता है, अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उनके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में उन्होंने लिखा, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम दिनों में उन्होंने क्या लिखा। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता,
अंतिम दिनों में उन्होंने क्या लिखा? अंतिम दिनों में उन्होंने लिखा परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वो क्या कहते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वो ठूठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है, ये ना तो संभव है ना वांछनीय है। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचित्री आनंदनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उस वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। ये आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे कौन सा लिख रहे थे। ये क्वेश्चन आया है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से पूरी पुस्तक लिख रहे थे। सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से पूरी पुस्तक लिख रहे थे अपने प्रिय कवि कालिदास पर। प्रिय कवि क्या है? कालिदास। कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके, मतलब इनका जो प्रिय कवि है द्विवेदी जी के कालिदास, उन पे कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वो स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। यहाँ 3 क्वेश्चन हुआ। अंतिम दिनों में वो सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से पूरी पुस्तक लिख रहे थे, पूरी पुस्तक। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना था। तो लालित्य शास्त्र पर वो विचार करना चाहते थे, पूरी पुस्तक लालित्य मीमांसा पर लिख रहे थे और लालित्य योजना कालिदास के संबंध में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन किया था, एक बार नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना, शास्त्र मतलब ऐसे समझिए कि लालित्य शास्त्र, शास्त्र मतलब विचार करना, ठीक है। और लालित्य योजना मतलब कि एक पूरी पुस्तक की योजना बना के कंप्लीट कर लिया। और मीमांसा का मतलब मीमांसा यानी लिख रहे हैं उस चीज पे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की ये स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल जाता है। किस पे वो विचार करना चाहते थे? लालित्य योजना नामक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की ये स्वाभाविक परिणति थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें 5 ही हो पाए। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की किसी अलग सास की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उनके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में एक विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वो इसलिए कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वो स्रोत है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उनके अनुसार देवता नाटक ना कर सके और नाटक ना कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उनमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है, वो अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवत नाथ शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकता है, जबकि देवा धीरोदत्ता एवं, क्योंकि देवों में क्या है, देवों में फलोगमों की उतावली होती है। वो धीरोदात्त की भांति धीरो भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में किसको मानते हैं? कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक मानते हैं। वो हर जगह पे मनुष्य की श्रेष्ठता की बात करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है उनका तांडव और लास का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रसभाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास से रसभाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी से ये संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जो होता है, जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहीं लास मानवीय प्रयास का ललित रूप होता है। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापी सृजनात्मक शक्ति ललिता के प्रभा मंडल से मंत्रित होकर वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित की संज्ञा देते हैं, किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित है। इसका मतलब ये है द्विवेदी जी के नजर में कि सिर्फ यही नहीं,
सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि के कारण ही मनुष्य तो मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह। बंधन के विरुद्ध विद्रोह, बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। द्विवेदी जी की एक खासियत कि अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को, अब देखिए नृत्य उन्होंने क्यों ये किया है, नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला है, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती, ये भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की दृष्टि विलास मात्र नहीं है, विलास के लिए नहीं है, बल्कि वो बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र क्या है? आप सूत्रों को ध्यान देते चलिए, इन्होंने सूत्र वाइज उन चीजों को किया है। द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र ये है कि सौंदर्य क्या है? सौंदर्य एक सृजना है, सौंदर्य एक सृजन है, सृजना है, मनुष्य की सृष्टिच्छा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार सृष्टिच्छा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्राय शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा ले, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की उस सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इस सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है, जो अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्म के आचरण, नैतिकता आदि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर सबको अभिभूत करे, सबको अंतर्ग्रंथित करके समग्र भाव का प्रकाश करे। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वो सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक हुआ। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित मीमांसा के सूत्रों को देखे तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही तो सौंदर्य है। ये सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है और वो इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही तो मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ क्या है? इस सृजन व्यापार का अर्थ है कि बंधनों से विद्रोह हो। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह ही तो मानव मुक्ति का प्रयास है। और इस तरीके से 1982 में बहुत अच्छे से ये निबंध लिखा गया, संस्कृति और सौंदर्य। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये आपको निबंध आज जाके और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जरूर अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, पर मेरा खुद का ये रहा है अनुभव, मैंने इसके पहले कई बार पढ़ा है। लेकिन शायद जो अब मैं संस्कृति और सौंदर्य के संबंध में नामवर जी ने क्यों ये निबंध लिखा होगा, द्विवेदी जी को क्यों सर्वोपरि बताया कि उनके जैसा लालित निबंध या इन चीज़ों पे इतनी सूक्ष्म दृष्टि की सीखी नहीं गई, ऐसा मैंने पहले नहीं पढ़ा था। ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और इतनी गहराई से पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये आपको पढ़ाना चाहिए उतनी ही गहराई से। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो इसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे और लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इस तरीके से आप करते रहिए तो हमारा प्रयास रहेगा और सार्थक और चीज़ों को करवाने का। बाकी चैनल पे आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें कराई गई हैं। एचपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नहीं, महीने भर अब टाइम भी नहीं है। और हिंदी और प्राइड अपना ऐप पे तो क्लासेस नहीं उस तरीके से चल रही हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मेरा व्हाट्सएप पे क्लास चलता है, तो बच्चन सीरीज वहाँ पे चल रहा है। आप में से कोई मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहता है, मतलब बिल्कुल आराम से, ये नहीं कि जल्दबाजी में कोर्स कर दे, एकदम आराम से पढ़ना चाहता है किताबों को लाइन बाय लाइन या इस तरीके से, तो वो मुझसे जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।